ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इनसाइन वाला मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। मैं आपका शायद सैटरडे संडे अगर आप लोगों का कोई एक्स्ट्रा आवर रहेगा तो मैं वहां पर स्टार्ट करती हूँ। अभी अपन कंडीशनल एंड इटरेटिव पढ़ लेते हैं। और बच्चे लोग, आप लोगों को डाउट्स हो कंप्यूटर में ले करके, तो आप लोग आफ्टर 9 मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। आप चाहो तो आप लोग का अगर सीएस ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लो कि आपका इतने चैप्टर्स का आपका मतलब ये कॉमन चैप्टर है जिसमें सारे बच्चों को डाउट है, तो मैं आप लोगों को उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन रख लूंगी आफ्टर 9 अगर आप लोगों का माइंड फ्री है तो। ठीक है मैम चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 8। मैम ये फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल है ना सुमिता अरोड़ा के हिसाब से? फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला नहीं पढ़ना है हमें, पढ़ना है ये कंडीशनल एंड इटरेटिव। मैम वैसा मैम कोई ऐसा कोई चैप्टर है नहीं इसमें। हाँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल में ही आता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स आया होगा चैप्टर आपको। मैम फ्लो ऑफ कंट्रोल में ही है फिर तो फिर। एक मिनट को मैं सुमिता अरोड़ा देखती हूँ। हम्म, आपके सुमिता अरोड़ा में फोर्थ चैप्टर है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। है आपको फोर्थ चैप्टर? नहीं नहीं चैप्टर इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैम नहीं है मैम, फोर्थ चैप्टर इनसाइट है, इनसाइट टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैम आई थिंक सो पुरानी ठीक है, वाली है ये। आपको इस नाम, पुरानी वाली बुक, करंट वाली नहीं है अभी इसमें। ठीक है, आपको जिसमें भी फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला है वो वाला चैप्टर ओपन करो। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल वाला चैप्टर है आपको शायद वहां पे 121। 9 चैप्टर है मैम। नहीं, चैप्टर ओपन करें। ये आता है हमारे पास कंट्रोल एंड इटरेटिव। यहाँ पर टाइप्स, लोग सबसे स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट जो इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर यूज करते हैं, मैं फ्रेश स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट। कंट्रोल
py. ओके, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट से आता है, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अभी तक अपन ने प्रोग्रामिंग जो भी पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है, a, b इज इक्वल टू 4,5 और उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि हमने क्या करा है, या तो हमने c वेरिएबल यूज कर करके c इज इक्वल्स टू a प्लस b और डायरेक्टली हमने क्या करा दिया, प्रिंट यहाँ पर c, ये कराया है। या फिर हमने यूजर से वैल्यू इनपुट लेकर के वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे पास, जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, चॉइसेस मतलब कि हम अभी वेरिएबल में किस पे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि हमारे पास हमें क्या करना है, हमें अगर 2 नंबर या फिर हम चाहें जैसे हमने प्रिंट कराया कि a इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट एंटर वैल्यू, ठीक है। अब मुझे ये चेक कराना है कि यूजर से जो मैंने ये a वैल्यू लिखवाया है, ये वैल्यू, ये जो इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कराया है, ये वेरिएबल किस टाइप का है। इट मे बी ऑफ इंटीजर या और इंटीजर नहीं, या तो ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है। ऐसे सारी कंडीशंस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन है ना हमारे पास कि या तो ये नंबर इवन होगा, या हमें चेक करना है कि ये नंबर ऑड होगा, या हमें चेक करना है इवन और ऑड में से क्या है। मतलब आप समझ रहे हो, फर्स्ट जो होना चाहिए कि नंबर क्या है, नंबर में बी इवन, may be odd or to check whether even or odd। मतलब या तो हम पहली कंडीशन में सिर्फ चेक करें कि वो इवन है कि नहीं है, मैं सिर्फ चेक करना है इवन है या नहीं है। सेकंड वाली कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं द नंबर इज ऑड और नॉट। थर्ड वाली कंडीशन में चेक करना है अगर इवन है तो बताओ, और अगर ऑड है तो हमें क्लियर करो कि इवन और ऑड दोनों में से क्या चॉइसेस हैं। जब इन टाइप की कंडीशंस आ जाती हैं, ये सब क्या हमारे पास कंडीशन है ना कि नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी ऑड, ऐसी वाली कंडीशंस जब हमारे पास आ जाती हैं किसी भी, अभी मैं सिर्फ इवन और ऑड की बता रही हूँ। आगे जाकर के आप अगर अल्फाबेट्स पे, स्ट्रिंग पे बात करते हो, तब हम वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग डिफाइन करी गई है, मतलब जो भी हमारे पास अल्फाबेट लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, उसमें कोई वॉवेल है या नहीं है। हर एक टाइप के अंदर अंदर टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं कि ये टाइप का वेरिएबल है या नहीं है। तो जब वहां पे हम टाइप, मतलब हम अपने कंडीशंस डिफाइन करते हैं, तो वहां पर हमारे पास आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या डिफाइन करते हैं वहां पे, कंट्रोल स्टेटमेंट। अब बात आती है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, तो सबसे पहला है कंट्रोल, मतलब हमारे पास कोई एक कंडीशन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सके। अब एक और सेकंड वर्ड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है, आप लोगों को वेदर लाइक आप लोगों को ये जो ये प्रिंट कर करके, ये प्रिंट हमने लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, ये जब आपको मैंने बेयरबोन चैप्टर पढ़ाया था, मतलब आपको कंप्यूटर सिस्टम का गेटिंग स्टार्ट विद कंप्यूटर में पाइथन वाले चैप्टर में आपको बेयरबोन बताया था। आप लोग क्लास में हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यस मतलब मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग लिख करके और फिर उसकी एक एक लाइन को डिफाइन किया था कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर यूज किया है। तो
Yes. वहां पर मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए अगर एक नॉर्मल अल्फाबेट हमने जैसे प्रिंट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तो वो हमारा ये क्या स्टूडेंट्स सॉरी मेरा कॉपी पेस्ट वाला टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट हो गया। हाँ, तो वो चीज आप स्टेटमेंट्स में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है उसमें क्या 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स आपको क्लेरिफाई किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज एम्प्टी स्टेटमेंट। अब जो एग्जाम में आपको एक पास नाम का मैंने कीवर्ड लिखा था, जरूर वो कैपिटल लेटर में था, स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम पास। तो ये कीवर्ड है। अगर आप किसी भी लाइन के आगे, जैसे मैं यहाँ पर पास लिख दूं और फिर मैंने अपना स्टेटमेंट लिखा प्रिंट सी, तो का इंटरप्रेटर क्या करता है, एक होता है आपका हैश कर करके हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या होता है, जो आपका इंटरप्रेटर उसको रन ही नहीं करता है प्रोग्राम में, मतलब वो प्रोग्राम के अंदर स्टेबल ही नहीं करता है वो चीज। और एक होता है पास, मतलब क्या होता है, आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन करेगा कि a, b इक्वल्स टू 4, 5। सेकेंड लाइन वो चेक करेगा c इज इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर उसके बाद देखिएगा वो यहाँ क्या लिखा है, पास। तो जैसे ही वो पास देखेगा तो वो उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगर वो इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ये क्या, एम्प्टी स्टेटमेंट है। आपने क्या किया, आपने पहले एक प्रोग्राम लिखा, अभी आप बोलोगे कि जब मुझे उसको रन ही नहीं कराना है तो वो स्टेटमेंट में लिखूं ही नहीं, पास लिखने की क्या जरूरत है। आप लोगों ने क्या किया, आपको मैंने एक प्रोग्राम दिया कि जस्ट लाइक एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम बना के दिखाओ कि आपको एक लाइब्रेरी दिया है, मैंने स्पेसिफाई किया है द लाइब्रेरी इज फॉर आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, तो 11th एंड 12th वाले बच्चों के लिए जो लोग मैथ्स ऑप्ट किए हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ बोलूंगी मैथ्स को ऑप्ट किए हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट्स की आपको लाइब्रेरी बनानी है। अब आपने केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बनाई तो आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये 3 पार्ट्स लिए। लेकिन अब बात आता है कि हमारे पास जैसे थर्मोडाइनमिक्स है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैच करता है वो, तो दीज आर द लिंक्स। अब ये आपको बनाने से पहले तो आपको लाइब्रेरी का एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमें क्या एंट्री करानी है, कैसे एंट्री करानी है। तो वहां पर काफी सारे ह्यूज स्टेटमेंट्स आप लिख लेते हो, फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत लिख दिया, या ये वाला स्टेटमेंट अगर अभी के लिए अगर इसको ओमिट कर दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट अदर वैल्यूज को हम कंपाइल कराते, इंटरप्रेट कराते हैं, तो ये चीजें हमारी कैसे वर्क करेंगी। तो उस टाइम की कंडीशन के लिए हम कौन सा पास टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं। जब हमने एक बहुत सारा प्रोग्राम अपने एंड पे रफ स्केच में बनाया, फिर हमने ट्राई किया कि ये वाली नहीं, ये वाली लाइन अगर रन होती, सेकंड वाली नहीं, फोर्थ वाली लाइन को हमें रन कराना है, तो वहां पर हम पास टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को, अगर हमें सिर्फ टेम्परेरी यूज के लिए उसको एम्प्टी बनाने के लिए, या वो इंटरप्रेटर से रन नहीं होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं हम एम्प्टी स्टेटमेंट्स। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपको दिया है सिंपल, आप लोग ये जो प्रिंट लिखते हो, ये वाला, ये जो आपने नॉर्मल a इक्वल्स टू इंट, मैम एक चीज नहीं समझा, पास से क्या होता है? पास से सिर्फ ये होता है कि इंटरप्रेटर इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, ओके डायरेक्ट ये आपको ये थर्ड वाली लाइन को नहीं पढ़ेगा, वो पहले फर्स्ट पढ़ेगा, सेकंड पढ़ेगा, थर्ड वाली लाइन में वो स्टार्टिंग वर्ड पास सुनेगा और वो डायरेक्टली नेक्स्ट फोर्थ वाली लाइन पे आ जाएगा। तो ये अगर ये इंटरप्रेटर इसको रन ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एम्प्टी स्टेटमेंट हुआ, इसका हाँ। कोई नहीं है हमारे पास। एम्प्टी मतलब ना 0 ना 1, एम्प्टी। फिर उसके बाद ये जो अपने पास प्रोग्राम में अगर हम अभी बात किया जाए तो थर्ड लाइन जो है ये वाला है हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट। फोर्थ वाली लाइन जो हमने लिखी हुई है दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। अब आते हैं अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा
हमें पहले पढ़ना पड़ेगा मैम एक कंट्रोल चीज स्टेट। पूछना, मैम अगर हम कमेंट करवा सकते हैं हाँ स्टेटमेंट को, फिर पास यूज करने का फायदा ही क्या है? सर, मैं वही उसी चीज का एग्जांपल दे रही थी कि आपने क्या किया है। मैंने चलो आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि मैंने आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम दिया, तो आपने क्या किया, अपने एंड से रिक्वायरमेंट देखा। आपने रिक्वायरमेंट मतलब अपन ने वेरिएबल डिफाइन किए, हमने उसके अंदर कंडीशंस लगाई कि कैसे कैसे, फिर आपने ना 3-4 कंडीशंस लगा दी। अब आपको चेक करना है कि अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन को डायरेक्टली उसके आगे पास लिख दूं, मतलब वो वाली कंडीशन रन नहीं हो, तो क्या होता है हमारे प्रोग्राम में। इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों कि हमने एक बहुत, अब जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, अभी सिर्फ आप समझो कि पास वाला यूज होता है जो हमें इंटरप्रेटर से रन नहीं कराना है। इसका आगे वर्किंग है, मैं आपको वर्किंग के थ्रू डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। ओके बस इतना याद कर लो कि किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर मैंने पास लिख दिया तो वो वाली लाइन इंटरप्रेटर रन नहीं करता है, ठीक है। ओके मैम। अब आते हैं अपने टाइप स्टेटमेंट्स। टाइप, अपने टाइप ब्रैकेट्स में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज एम्प्टी। एम्प्टी को हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग पासवर्ड। सेकेंड वन इज सिंपल। थर्ड वन इज कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड वाले को समझने के लिए हमें उससे कंपाउंड वाले स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एम्प्टी वाले के लिए लिख दूं। एम्प्टी अगर होता है एम्प्टी स्टेटमेंट तो उसमें यूज करते हैं हम पास, और फिर यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं प्रिंट तो ये हो गया सी। सेकेंड वन इज सिंपल, तो सिंपल वाले के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट सी। थर्ड वाला आता है कंपाउंड। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए आते हैं, जो जावा वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, और जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं किया है वो लोग सिर्फ इतना समझो कि अगर किसी भी स्टेटमेंट अंडर एनी कंट्रोल कंडीशन, वो वाले स्टेटमेंट्स को बोलते हैं हम कंपाउंड स्टेटमेंट, या फिर इनको एक और बोल सकते हैं डिपेंडेंट स्टेटमेंट। डिपेंडेंट स्टेटमेंट कैसा कि अगर मैं आपको एक चॉइस, मतलब एक आप एक सिंपल सा समझो कि अगर मैंने लिखा है इफ, हमारा प्रोग्राम क्या था ऊपर वाला, सिर्फ इतना वाला दिखाते हैं। यूजर से हमने वैल्यू क्या कराया, हमने यूजर से, ये हमारा प्रोग्राम है फर्स्ट, तो ये क्या है यूजर से। अब मैंने लिखा इफ ए इज, ऑपरेटर बताइए मुझे इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा इवन नंबर चेक करने के लिए। mod 2 is double equal to 0. mod 0। रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करेंगे हम यहाँ पे, रिमाइंडर ऑपरेटर, और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस लाइन का मतलब है ए को, इस सिंबल्स और इन सब का मतलब है कि ए को मैंने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो भी निकलेगा, अब जैसे ए को हम वैल्यू सपोज कर लो 4 लिखाया, 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशिएंट हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। अगर ए डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर जो भी होगा वो क्या कंपेयर किया है, वो रिमाइंडर होना चाहिए 0। हमने डबल इक्वल लगाया तो डबल इक्वल क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। पाइथन्स फंडामेंटल चैप्टर में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, हमने वहां पे आपको स्पेसिफाई किया था Yes.
booleans, identifiers, keywords. देखो मैंने लिखा था कंपैरिजन डबल इक्वल टू कंपैरिजन किया था, और मैंने वो शायद से ये वाला इवन ऑड के लिए नहीं, चलो ठीक है, ये वाला मैंने सिर्फ बताया था। अगर परसेंटेज का साइन निकालते हैं तो हमें किसका रिमाइंडर डिफाइन करते हैं हम। अगर हमें किसी भी चीज का रिमाइंडर की बात करते हैं तो हम परसेंटेज वाला ऑपरेटर टाइप करते हैं। तो हम क्या किए कि 2 को यहाँ पर हमने क्या किया है, ए जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट कराई हमने वो डिवाइड किया 2 से। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये वाला पंक्चुएटर यूज किया। अब देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली इफ के बाद 1 2 3 ये जो स्पेसिंग आती है ये बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब आता है कि ये इफ की बॉडी की बात चल रही है, ये इफ के अंदर वाला पार्ट है। आपका प्रोग्राम तो कहाँ से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, लेकिन अब जो मैंने इफ वाली कंडीशन लगाई है, अब इफ के अंदर ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगी ये कब परफॉर्म होगी, जब हमारा इफ की कंडीशन ट्रू होगी। प्रिंट ए। मेरी बात समझिए, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब डिपेंडेंट स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर हमारा प्रिंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर हमारा पहले हमने सपोज आप ये वाला सिर्फ इतना समझो कि यूजर ने वैल्यू जो लिखी वो लिखी 6। ए की वैल्यू क्या यूजर ने इनपुट करा, सपोज कर रही हूं मैं कि यूजर ने वैल्यू क्या लिखा 6, तो वो सेकेंड लाइन में जाएगा। सेकेंड लाइन क्या है हमारे प्रोग्राम की, इफ ए डिवाइड करेंगे 2 से रिमाइंडर 0 होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट ट्रू हुआ। हाँ मैम। ट्रू हुआ। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये वाला इसके अंदर वाला स्टेटमेंट रन करेगा, तभी इसको क्या करेगा, प्रिंट ए रन करेगा। अगर यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7 किया मैंने सपोज, तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन तो किसके लिए है, अगर मैं 7 सेट कर रही हूँ तो मैं 3 टाइम्स करूंगी 6, रिमाइंडर 1 आ रहा है मेरा, हाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है मेरा 7 पे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो इंटरप्रेटर जो है वो 6th वाली लाइन के बाद ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो वो 7th वाली लाइन पे ना आकर के इफ के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा होगा, यहाँ पर मैंने ए नहीं, अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिखती हूँ, बी इज इक्वल्स टू 5, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इस की इंडेंटेशन वाले स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, और जो बाहर उसी के पैरेलल में जितना स्टेटमेंट लिखा होगा उस वाले नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंटरप्रेटर वहां वाली लाइन को चेक करने लगेगा। तो ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये जो हमारे इफ वाली है ये क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। अगर इसकी कंडीशन जब तक ट्रू होगी तभी उसके अंदर का स्टेटमेंट रन होता है। अब आपको क्लियर हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे हम। अभी क्लियर है आप लोगों को, किस किस को स्टेटमेंट क्लियर है, तीन टाइप के स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, जस्ट रेज योर हैंड जिसको तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। जल्दी जल्दी हैंड रेज करो बच्चा, नेक्स्ट लाइन में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभिजीत, आर्यन, अथर, चिराग। आप वापस समझा सकते हैं क्या? शौनक, कंपाउंड स्टेटमेंट। हाँ मैम। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। कंपाउंड स्टेटमेंट वो होते हैं, इनको बोलते हैं हम डिपेंडेंट।
स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं किसी कंडीशन के ऊपर। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक इफ कर करके, जो हमारे इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज हमें कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना है। कंट्रोल और इटरेटिव दो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं इफ, फर्स्ट वन इज if, second one is if, else, third one is, बताएगा कोई? If, elif, else. elif, else, ये तीन होते हैं हमारे कंट्रोल। और फिर आते हैं इटरेटिव। इटरेटिव इटरेटिव इसके अंदर आते हैं हमारे पास, फर्स्ट वाला आता है For while, loop. सेकेंड वाले फॉर। डू वाइल नहीं होता है इसमें, ठीक है? Yes, ma'am. तो यहाँ पर ये दो, तो कंट्रोल स्टेटमेंट पे जो डिपेंडेंट होते हैं स्टेटमेंट्स, वो कहलाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जैसे इफ वाला, मैं शौनक आप इससे फिर से समझना, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से, सिर्फ ये इतनी लाइन का हमारा प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखा है, यूजर से वैल्यू इनपुट कराई है, ठीक है? फर्स्ट वाली लाइन तो क्लियर है आपको? हाँ मैम। तो हाँ, अब मैंने क्या किया है, यूजर ने वैल्यू लिखा 4, हमने चेक किया इस वाले लाइन पे है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाला जो 11th लाइन है, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है? या फ्लो ऑफ कंट्रोल में दो टाइप्स होते हैं, एक कंट्रोल होता है, एक इटरेटिव होता है। कंट्रोल के अंदर वाला पार्ट बताया मैंने एक, दैट इज इफ। इफ में हमने चेक किया है कि ए की जो वैल्यू है, वो वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 हो, तब मुझे क्या प्रिंट करे, वो प्रिंट करे ए की वैल्यू। क्योंकि ये क्यों क्यों करने को बोला है, क्योंकि ये इफ का पार्ट है, इफ। हाँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 3 बार स्पेस दिया है। ये जो प्रिंट मैंने लिखा है वो किसके अंदर लिखा है, 3 बार स्पेस। लास्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर मैं बात करूं, प्रीवियस वाली प्रोग्रामिंग, अगर जावा की बात करूं, C++ की, तो वहां पर हम ये ब्रैकेट्स यूज करते थे। तो ये हमें पता चल जाता था कि ये किसके अंदर, इफ के अंदर की बात कर रहे हैं। मैम पहले हम लोग ने उसमें देन यूज किया था बहुत पहले। हाँ बहुत, मतलब ये मैं सी की बात कर रहे हो फिर आप? मैम याद नहीं मैम, जब 6th या 7th में था तब इफ देन एल्स कैसे करके पढ़ाते थे, तो देन भी लिखाते थे उसमें। तो अभी अभी अपन लोग देन, प्लीज मत करो और कंफ्यूज बेचारे बच्चों को, जिनको अभी नॉर्मल पढ़ा है उन लोगों ने। देन बता दो बेसिक होगा मैम। तो उनको confuse होने। हाँ क्यू बेसिक हाँ, था। तो हाँ अभी यस सिर्फ इतना बताती हूँ मैं, तो अभी सिर्फ इतना बताती हूँ मैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला समझो कि इफ की पार्ट है, इफ के अंदर का पार्ट है ये प्रिंट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इफ की कंडीशन, ये याद रखिएगा, जब तक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक उसके अंदर वाला स्टेटमेंट रन नहीं करता है। अगर हमने 4 डाला है तो 4 वैल्यू क्या किया, 4 इसमें प्रिंट, एक ही जगह 4 आएगा, डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 0 आया, तब हमारी स्टेटमेंट ट्रू हुई, तब जाकर के ये 13th लाइन को प्रिंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू 5 लिखा तो मैम आवाज आ हमारी रही फॉल्स हुई। अभी आवाज क्लियर है? अभी आई मैम। कंपाउंड स्टेटमेंट वही होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऊपर वाली कंडीशन पे।
अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी उनको इंटरप्रेटर रन करता है। अगर स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो डायरेक्टली वो 11th लाइन से सीधा 13th लाइन पे आ जाएगा। जो भी इफ के पैरेलल वाली लाइन स्टार्ट होगी, मतलब इफ जहां से स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट से बी वहीं से स्टार्ट है, बी उसी के ही पैरेलल पे लिखा हुआ है, तो हाँ उसी लाइन से वो इंटरप्रेट करना चालू कर देगा। मैम ओके। हाँ जी। एम्प्टी स्टेटमेंट एक बार वापस समझा देंगे? किसी भी स्टेटमेंट के आगे आप पास लिखोगे वो स्टेटमेंट एम्प्टी होता है। मतलब उसका आउटकम? उसका आउटकम ये होगा कि अगर आप जैसे आपने ये प्रिंट सी, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं b is equal to c to a plus b, और मैंने क्या किया यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहा है, c की वैल्यू को, वाली लाइन को इनपुट ही नहीं करेगा। मतलब वो इंटरप्रेटर पहले 30th लाइन को चेक करेगा, 31 को चेक करेगा और डायरेक्ट वो 33 पे आ जाएगा। वो ये वाली लाइन को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अपने लाइन, अपने स्टेटमेंट के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो किसी भी करंट लाइन को अगर आपको टेम्परेरी के लिए, मतलब अगर आप ये पास वाला हटा दो, कीवर्ड यहाँ से पास वाला कीवर्ड हटा दिया, तो आपका वापस से रनिंग स्टेट में आ गया ये प्रिंट। तो अब आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो ज्यादा मैम आपका आवाज बहुत लैग हो रहा है। वॉइस लैग हो रहा है। बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम। एक मिनट रुको। अभी आप लोगों को आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? यस मैम। मैम ओके। ठीक है, चलो अब मैं, देखो आप लोग ये सिर्फ 3 लाइन को देखो, मैंने बाकी सारा कमेंट कर दिया है। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो आप लोग। आपको क्या लगता है पहला यूजर ने क्या किया, 4 और 5 को किस नाम से डिफाइन किया है, a, b नाम से स्पेसिफाई किया। फिर हमारा वैल्यू क्या हुआ, c के अंदर क्या आया, 9 इनपुट हुआ। हम अपने इंटरनल कैलकुलेशन से करते हैं। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ पास लिखा, मैंने यहाँ पे पास नहीं लिखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 9 प्रिंट हो गई। दिख रहा है आपको आउटपुट में सेकेंड लाइन में? आप लोगों यस को मैम। दिख रहा है यस सेकेंड मैम। लाइन में? अब मैंने इसी में यहाँ पर लिख दिया पास। देखो इनवैलिड सिंटेक्स, मुझे सिंपली उसने क्या कर दिया है, किसी भी लाइन के आगे मैं पास लिख दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली लाइन ही उसको सिंटेक्स एरर दे देगा या फिर कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर देगा। अब यहाँ पे बुक के अंदर देखो आपको क्या लिखा है, यहाँ पे पास स्टेटमेंट ऑफ एन पाइथन इज डू नथिंग स्टेटमेंट, दैट इज एम्प्टी स्टेटमेंट और नल स्टेटमेंट। आप किसी भी स्टेटमेंट के आगे पास लिख दोगे वो आपका एरर फॉर्म में देने लगेगा या फिर आपका कोई रन ही नहीं करेगा उस लाइन को। बस सिंपल है, आपको उस वैल्यू के आगे पास लिख दोगे तो वो लाइन आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है? ठीक है मैम। यस मैम। तो ये हमारा पास के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम बात कर रहे थे कंपाउंड।
कंपाउंड्स भी आपको समझ में आने लगा है कि डिपेंडेंट होते हैं, ये आगे जाकर के आप प्रोग्राम्स वगैरह करोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब ये आते हैं हमारे स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए बुक के रेफरेंस पे। देन आता है सीक्वेंस एंड सेलेक्टिव, ये मैं आपको वापस से इटरेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोग्राम लॉजिकल डेवलपमेंट, स्यूडो, डेसिमल ट्री। अब आते हैं हम कि हमें जब अभी हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे जैसे हम लोग ए और बी डिफाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, इतने में प्रोग्रामिंग परफॉर्म हो रही थी, तो हमें ये इफ एल्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई। अभी तक आप लोग जो प्रोग्रामिंग करते आ रहे हो वो क्या कर रहे हो, हमने क्या किया, जैसे ए और बी लिखा है, ये वैल्यू इनपुट करा है, इन दोनों का वैल्यू क्या कराई, प्रिंट कराई। ये हमारे अभी तक बेसिक प्रोग्रामिंग थी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फॉर्म में प्रोग्रामिंग करना, सीक्वेंस फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि पहले इंटरप्रेटर क्या होता है, पहले इस वाली लाइन को चेक करता है, फिर सेकेंड वाली लाइन पे जाता है, सेकेंड वाली को चेक करता है, थर्ड वाली लाइन थर्ड को चेक करता है। तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस फॉर्म में हुआ ना, 53, 54, 55, कुछ अलग फॉर्म में नहीं होता है। अब यहाँ पर आते हैं हम, अगर हमें सीक्वेंस, अब हमारे पास अगर दो चॉइसेस आ जाएं कि हमारे पास ए और बी को क्या कराओ, आपने ए और बी का वैल्यू सी में इनपुट कराया, ऐसे ही आप चेक करो कि ए और बी में से अगर मैं बोलूं आपको सब्ट्रैक्ट कराओ, आप मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन कराओ, पहले ये चेक करो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर देखे कि a माइनस बी, हमने a और b की वैल्यू इनपुट कराई 4,5, तो सब्ट्रैक्शन किस में से होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले का होता है। तो हमें ये चेक करने पड़ेगा ना कि फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है कि सेकंड वाली वैल्यू, चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका मॉड्यूलस लेके फिर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंडीशंस लगाना चाहते हैं, हम डायरेक्टली इसमें कंडीशंस लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे ये मॉड्यूलस लगा के कर लोगे। ऐसी बहुत सारी अदर टर्म्स आती हैं कि जिसमें हमें चेक करना पड़ता है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। चलो दो में से चेक कर लिया, मुझे तीनों में से चेक करो कि ग्रेटर कौन सा है। मैंने क्या किया है, ए कॉमा बी कॉमा सी 3 डिफाइन किया, और फिर हमने ये तीनों वैल्यूज यूजर से इनपुट कराई, समझो आप। अब आप मुझे सब्ट्रैक्शन कराना है सबसे बड़ी वाली का और सबसे छोटी वाली वैल्यू का। फिर क्या करेंगे आप, मैं 3, 4, 5 ऐसे वेरिएबल्स बढ़ाती जाती हूँ। तब यहाँ पर हम यूज करते हैं हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये जो हमारे इफ एल्स डू व्हाइल ये वाले कंडीशंस होते हैं, इन सब को हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा इफ के लिए बात करते हैं। इसका सिंटेक्स मैं बताती हूँ आपका, सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले इफ, फिर यहाँ पर लिखते हैं हमारी कंडीशन, और फिर उसके बाद पंक्चुएटर, फिर इंडेंटेशन, यहाँ पर आता है कंपाउंड। हम इसे बिना इसके भी कर सकते हैं ना, बिना इसके मतलब हम इन सबको एक लिस्ट में डाल देंगे, उसे सॉर्ट कर देंगे और लास्ट और फर्स्ट को माइनस कर देंगे। कर सकते हैं अपन लोग, पर लिस्ट को भी सॉर्ट करोगे ना आप, तो आप अच्छा डायरेक्ट आप सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो वहां पे, ऑलरेडी प्री मैम या डिफाइंड मैक्स और मेन वहां पे फंक्शन यूज कर सकते हैं। कर सकते हो आप, मैक्सिमम कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल्स डिसाइड कर रही हूँ कि ये ए बी सी डी जो है वो फ्लोट और इंट दोनों है, फिर कैसे करोगे आप,
मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन कर करके कैसा भी, मेरा ये मतलब है कि आपके पास एक ऐसी कंडीशन आई कि आप ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स लिखाने की जगह आपको चॉइस पड़ी कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट डिफाइन करने हैं। तो हमने वहां पे, अब जैसे आपको दिया जाता है कि आपका वर्किंग, तो वो ब्लैक टाइपिंग वाले मोबाइल से भी काम चल रहा था, जो नोकिया वाले आते थे फोन, आपकी वो कीबोर्ड वाले, उनसे भी वर्किंग चल रही थी। हमने टच क्यों यूज किया? ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो नॉर्मल अभी तक चलती आ रही है, लेकिन इसमें एडवांसमेंट की हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई? तो वो सारी कंडीशंस है ना कि हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी बढ़ी हमारे पास, तो हमने उसके अंदर क्या कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिफाइन किए। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारा फर्स्ट वाला आता है इफ। इफ की क्या स्टेटमेंट्स होती हैं कि इफ हमारी कंडीशन जो होती है वो कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर का कंपाउंड स्टेटमेंट रन होगा। ये होता है इफ के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं हम एल्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी, अब आते हैं हम इफ एल्स। ईदर और नीदर नॉर वाला आपने स्टेटमेंट सुना है? ईदर दिस नॉर दिस। हाँ सुना है इंग्लिश में। वेरी गुड। तो ये अब इसके रिस्पेक्ट में हम सिंटेक्स डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स ये वाला देखो, ये मैं इफ वाला क्यों बता रही थी, अगर मेरे पास, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सिर्फ हमें चेक करना हो द नंबर इज इवन, तो हम इफ यूज करेंगे। सेकेंड वन, हमें सिर्फ चेक करना है कि नंबर जो है वो, सिर्फ हमें ये चेक करो कि नंबर ऑड है या नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इफ यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इधर और नीदर नॉर वाला यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है या तो वो इवन है या ऑड है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स वाला यूज करेंगे। इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, इफ, फिर वापस से हमारा कंडीशन, फिर पंक्चुएटर, कंपाउंड स्टेटमेंट, फिर अब आता है हमारा एल्स। एल्स, पंक्चुएटर और फिर कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊं आप लोगों को कि क्या इफ होता है, क्या एल्स होता है, बताऊं? बता सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये चीज तो कंफर्म करनी है ना कि ये दोनों चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे यूज क्या होनी है। तो इन सब का यूज होता है कि हमने क्या किया है, ए इज इक्वल टू इंट, ऊपर वाला ही लिखा था मैंने, वही कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू इनपुट कराई, बी, एंटर वैल्यू ऑफ ए ऑफ बी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हमने इफ में रखा, इफ ए इज डिविजिबल बाय 2 एंड इक्वल टू 0, पंक्चुएटर, अपने आप ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गया। हमने क्या किया, प्रिंट ए इज इवन नंबर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यूज किया सेकेंड वन, इफ बी इज divisible by 2 not equal to 0।
नॉट इक्वल टू वाला याद है? नॉट इक्वल टू वाला अपन ने ऐसे डिफाइन किया था, फिर पंक्चुएटर, हाँ प्रिंट, ब्रैकेट, बी इज ऑड नंबर। देखो ये वाला हमारा कौन से वाले के रिस्पेक्ट में हो गया? सिर्फ इफ के लिए हमने ये दो कंडीशंस लिखी। पहली वाली कंडीशन लिखी हमने इफ के लिए कि जो नंबर है वो इवन है, सेकंड वाली लिखी नंबर ऑड के लिए। ठीक है, अब मैं इसको रन कराती हूँ। आपको क्या बोल रहा है? एंटर नंबर फॉर ए, मैंने लिखा 12, सेकेंड नंबर बी 13, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिफाइन है ना कि मैंने ए को इवन वाली कंडीशन लिखी है, बी को ऑड वाली। देखिए दिखला, ए इज इवन, बी इज ऑड, आ गया। हाँ मैम। अब मैं इसी को देखो, ये वाला क्या हुआ? जब मैंने इसकी सेटिस्फैक्ट्री, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड मैंने इनपुट करी वैल्यू। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूं 13,12। कहीं पे मैंने कुछ अलग टाइप कर दिया। यहाँ पर मैंने 13 इनपुट किया, ये सेकेंड वैल्यू 12, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ये समझ में आया? कंपाउंड स्टेटमेंट समझ में आया? जब तक उनके ऊपर वाली इफ कंडीशन ट्रू हुई तभी उन्होंने मुझे a इज इक्वल्स टू इवन प्रिंट किया। अगर मैंने वैल्यू वो कंडीशन के अपोजिट प्रिंट करी है तो उन्होंने उस स्टेटमेंट को ही रन नहीं किया, उसके अंदर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को रन नहीं किया। ठीक है, यस मैम। तो ये इफ के रिस्पेक्ट में। अब आता है हमारे पास सेकंड, जो नेक्स्ट वाला इसी प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हूँ, दैट इज इफ एल्स, दोनों साथ साथ। ये वाला कैसा होता है? फर्स्टली तो सेम ऐसे ही रहेगा जैसा ही हमारे पास ऊपर वाला प्रोग्राम है। रुको भाई, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया ये वाला। अब मैंने क्या बोला? सेकेंड पार्ट इज, सिंटेक्स याद है आपको? पहला वाला है इफ की कंडीशन, देन सिर्फ एल्स लिखना है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती है। तो एल्स पंक्चुअल और प्रिंट, प्रिंट के अंदर प्रिंट कर देती हूँ ए इज ऑड। देखिए, या तो अगर 2 से डिविजिबल होगा तो नंबर इवन होगा, अगर इवन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली वाला जो ट्रू होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑड होगा। अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, दो ही तो नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, मैं जीरो की बात नहीं कर रही हूँ कि हम जीरो टाइप करेंगे, हम टाइप कर रहे हैं कोई नंबर, कोई भी हमने वैल्यू इनपुट करा है यहाँ पर। अब ये वाला मैं रन करके बताती हूँ आपको। एंटर नंबर, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू मैंने फिर से 12 कराया, तो हमारे पास देखिए ये वाला जो a इज इक्वल्स टू इवन है, ये कौन सा वाला प्रिंट हुआ है? ये वाला इफ के वाला। अब मैं बात इसके लिए लिख देती हूँ, फॉर सिंगल इफ, ठीक है, 12 देखो फॉर सिंगल इफ, जब हमारा सिंगल इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई है, बिकॉज हमने ए के लिए इवन वाली कंडीशन लगाई थी, ये कंप्लीट हुई। और ये वाली हमारी किसके रिस्पेक्ट में हुई है? जब हमने इफ एल्स के अंदर ए को यूज किया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये वाली हमारा याद रखिएगा, जहां पर भी सिर्फ एल्स हमें यूज करना होता है तो एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। इसीलिए
अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं तो हमने वहां पर एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है, दैट इज यहाँ पर आपको दिखेगा एलिफ। एलिफ कर करके होता है, क्योंकि एल्स के साथ हम कंडीशन लिख नहीं सकते हैं, इफ के साथ ही कंडीशन आती है, तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसके लिए मैं बताती हूँ, इफ कोई वेटिंग रूम में है, आर्यन, चिराग, मनीष, आपने रेज हैंड किया हुआ है, कोई डाउट है? हाँ हाँ, हाँ मनीष बोलो। आप बुला रहे थे। आप ये आर्यन, आर्यन अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? खारगर से आर्यन AR025। यस मैम। आर्यन यहाँ पर आप इक्वल के लिए मैंने क्या बोला था? इक्वल के लिए डबल इक्वल टू साइन लगता है, सिंगल वाला होता है अगर किसी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके प्रोग्राम में आपने क्या किया है कि जो भी अच्छा हाँ वैल्यू, सॉरी। हाँ जो भी वैल्यू बी की होगी वो किसमें, ए में सेव हो जाए, इसकी जगह पे आप लिखो डबल इक्वल टू। अगर इफ ए इज इक्वल टू बी तो हम ए ठीक है। को बी के बराबर बोलेंगे, एल्स वाला। लेकिन इसमें एक और चीज है, प्रिंट और जो इफ है दोनों बराबर नहीं आएगा। इफ के बाद 3 स्पेस दे करके फिर प्रिंट लिखो। जैसे यहाँ पर मेरा ये देखो, ये भाई लिखने का तरीका है, यहाँ पर देखो इफ लिखा है, उसके बाद मैंने 3 स्पेस यूज किया है, फिर मैंने प्रिंट लिखा है, उसी के साथ साथ नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखा है, एडजेसेंट नहीं लिखा है मैंने ना, क्योंकि ये मैम इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट है ना, कि पहले इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी एल उसके अंदर वाला परफॉर्म होगा स्टेटमेंट, इसीलिए इसको बराबर नहीं लिखते हैं मैम लिखने का। वो थ्री स्पेसेस ऑटोमेटिकली पावर शेल में आ जाते हैं। हाँ, पावर अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। मैं आप लोगों को अभी ये लेक्चर खत्म होने दो, मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस दूंगी इफ एल्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, जहां तक मैं पढ़ा पाऊंगी। अगर एलिफ पढ़ा दिया मैंने तो एलिफ तक पढ़ाऊंगी, नेस्टेड इफ पढ़ाया तो नेस्टेड इफ तक दूंगी आपको, ठीक है? आपको होमवर्क रहेंगे वो 5 प्रोग्राम्स करना। अब सेकंड वाला आता है हमारा, ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, थर्ड वाला डिफाइन करती हूँ, दैट इज इफ एलिफ एल्स। ठीक है, ये वाला क्या डिफाइन करते हैं हम? अगर हमारे पास, वापस से हम फिर फ्रेश प्रोग्राम लिखती हूँ मैं इसके लिए, कॉपी पेस्ट, पहला वाला कंडीशन है, हमने चेक किया इफ a इज डिविजिबल बाय 2 तो हमें इवन नंबर देना, इफ सेकेंड वन से आता है l इफ, इसका मैंने सिंटेक्स नहीं बताया आपको, सिंटेक्स आता है हमारा कॉपी पेस्ट,
elif condition punctuator compound statement सिंपल है। इफ के बाद इफ और एल्स में क्या था, सिर्फ एक ही कंडीशन हम ले पा रहे थे। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी होती है तो हम एलिफ वाला यूज करते हैं। इफ हम बात कर रहे हैं ए इज डबल इक्वल टू 0, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज 0 और एल्स वाला सिचुएशन क्या होगा बताएगा कोई प्रिंट में? A is odd. A is odd number। ठीक है, अब मैं इसको रन करा देती हूँ। मैम वो सेकंड वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना कभी, एलएफ वाला क्यों? किसी भी कंडीशन में। मैम अगर 0 देंगे तो वो पहला वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा वाला तो जाएगा ही नहीं ना। नंबर इज वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी पहली वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी कि 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बाय डिफॉल्ट वो रिमाइंडर भी 0 देगा। लेकिन मैं ये आपको सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में बता रही थी कि अगर हमारे पास मल्टीपल, अब चलो मैं ये नहीं कर देती हूँ, मैं ये कर देती, ये इस कंडीशंस को चेंज करती हूँ कि ए इज ग्रेटर देन हाँ मैम, बी। ग्रेटर लेस देन कर सकता हूँ। ग्रेटर नंबर, ठीक है। सेकेंड वाला a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल, ठीक है। एंड थर्ड वन इज b इज ग्रेटर। a इज ग्रेटर नंबर, ये क्यों प्रिंट हुआ भाई? अच्छा लेस देन है, सॉरी, ग्रेटर देन का साइन लगा। मैम हमने लेस देन में ग्रेटर लिख दिया था। आ गया b इज ग्रेटर, ये हमारी थर्ड कंडीशन। अगर मैं इसी में अगर फिर से रन करूं, मैंने दिया 12 और 12, तो ये हमारी बीच वाली कंडीशन ट्रू हुई, एलिफ वाली। अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी लग रहा हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये देखिए, जिसको समझ में आए वो लोग देखिए, एलिफ वाली कंडीशन थी ये, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, ये एलिफ वाली। एलिफ के अंदर तो मैंने प्रिंट वाला लिखा था, ए और बी की वैल्यू। हाँ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिफ वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अब आपको कंट्रोल के अंदर 3 पार्ट समझ में आ गए। मैंने कंट्रोल के अंदर 3 पार्ट्स बताए थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इफ, एक होता है एल्स, एक होता है एलिफ। अब इसके अंदर ये पार्ट नहीं है, ये इसकी अगर टर्म्स हैं, आप चाहो तो इसके अंदर वाले पार्ट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो। अब मतलब अब इसके बाद एक कंट्रोल के अंदर ही एक और टर्म आता है, इफ। कंफ्यूज मत होना, ये टाइप नहीं है, ये फंक्शंस हैं।
इफ के फंक्शंस में आता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ के अंदर इफ। नेस्टेड इफ ऐसा होता है, हाँ, इफ के अंदर इफ हम बात कर रहे हैं, नेस्टेड इफ। इसका मैं सिंटेक्स बताती हूँ। सिंटेक्स, इफ कंडीशन, आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो अपने बुक्स में, नोटबुक में। कंडीशन, फिर देखिए यहाँ पर आपका ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट आता था, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे अपना कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप चाहो तो इफ कंडीशन, फिर पंक्चुएटर, फिर राइट। देखा आपको, इफ के अंदर एक और इफ। और देखो ये वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये मैंने इसके साथ कंपाउंड स्टेटमेंट 1 और कंपाउंड स्टेटमेंट 2। कंपाउंड स्टेटमेंट 1 जो है वो किसके अंदर है? फर्स्ट वाले इफ के अंदर है। और कंपाउंड स्टेटमेंट 2 जो है वो किसका पार्ट है? सेकंड वाले नेस्टेड इफ के अंदर वाले का। ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि नेस्टेड वाले के अंदर नहीं आएंगे। आप सिर्फ इतना समझो, ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो किसका डिपेंडेंट है? 110 वाला लाइन वाला जो स्टेटमेंट है वो 109 वाले इफ का डिपेंडेंट है, और 108 वाला जो है वो 107 का डिपेंडेंट है। मैम एक्चुअली 110 वाला दोनों पे डिपेंडेंट है ना? एक्चुअल में दोनों पे डिपेंडेंट है। जब तक कि ये फर्स्ट वाला नहीं होगा तब तक ना ये रन होगा, ना ये रन होगा, ना ये रन होगा, कोई भी रन नहीं होगा। लेकिन एग्जीक्यूशन जो हाँ होगा भाई, वो इसकी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा। चाहे ये वाली ट्रू हो तो भी ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला 109 पे डिपेंडेंट होगा। मैं क्लियर करती हूँ इस चीज को। ये और ये दोनों सिमिलर है, ठीक है? कॉग्निजेंट वाला साइन हो गया। और ये वाला और ये वाला एक दूसरे से सिमिलर है, ये वाला एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है? अब इसके लिए प्रोग्राम लिख के बताती हूँ आपको। इसके लिए कैसा प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके लिए प्रोग्राम अगर मैं करूँ तो कौन सा वाला प्रोग्राम डिफाइन करूँ? कॉपी, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैंने किया सी और वैल्यू फॉर मैम 3 सी। के ये हमने कौन ग्रेटर है वो कर सकते हैं हम इसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं 3 वेरिएबल्स में अब ये वाला प्रोग्राम है मेरा किसके रिस्पेक्ट में? नेस्टेड इफ के लिए बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट कराई। इफ a is greater than b, if a is greater than c, तो क्या प्रिंट करे वो? प्रिंट a is greater among 3 number। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इफ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं बी के लिए लिख रही हूँ। बी ये एलिफ के अंदर आएगा। एलिफ
B is greater than A and B is greater than C और हमारा पंक्चुएटर एंड के लिए हम प्रॉपर एंड वर्ड यूज करते हैं. प्रिंट B is greater among 3 number. एल्स वाले में क्या आएगा? एल्स वाले में क्या आएगा भाई? C is greater than. C is greater. बस अब मैं पूरा प्रोग्राम कमेंट कर देती हूँ. चलिए पहले प्रोग्राम देखें, फिर उसको एग्जीक्यूट करना देखेंगे. मैंने 3 वेरिएबल को क्या कराया है? इनपुट कराया यूजर से. मैंने चेक किया, पहला वाला कंडीशन मैंने किसके लिए लिखा है? नेस्टेड के लिए. नेस्टेड मतलब पहले तो चेक करेगा अगर A B से बड़ा होगा तभी वो इफ के अंदर आएगा. मतलब पहले 115 वाली लाइन ट्रू होगा तभी वो इस 116 वाली लाइन पे, अगर 116 वाली लाइन ट्रू होगी तो वो किस लाइन पे आएगा? उसके बाद वो इसको प्रिंट करेगा. दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू होना पड़ेगा. लेकिन मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को कैसा लिखा है? किसमें लिखा है? हमने 2 अलग अलग लाइंस में लिखा है और नेस्टेड फॉर्म में लिखा है. अब मैंने आपको एंड ऑपरेटर बताया था लास्ट क्लास में, जब मैंने ऑपरेटर्स बताए थे. किसी को याद है एंड ऑपरेटर्स? Yes ma'am. यस क्या बताया था एंड ऑपरेटर्स के? दोनों कंडीशन होनी चाहिए. दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. देखो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर का मतलब होता है, यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए. बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू होगा तभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी. अब मैं इसके लिए आपको जो गिवन है क्या गिवन है, देखो 2 अलग अलग फॉर्म में मैंने लिखा है तो इसको आपको समझ में इजी हो जाएगा कि ए कंडीशन क्या होती है कि ए को मैंने बी से कंपेयर किया. सेकंड कंडीशन है ए को मैंने सी से किया. अब में इसमें रेड्यूस तो ये ऊपर वाले में भी सेम दोनों कंडीशन ट्रू करनी थी हमें. आपका वॉइस क्रैक हो रहा है. अभी भी वॉइस लैग हो रहा है आप लोगों को? नहीं मैम. ऊपर वाले में भी हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही थी तभी हम नीचे वाला जो उसके अंदर नेस्टेड वाला था वो यूज कर पा रहे थे. ऐसे ही यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर को सिंगल लाइन में यूज कर करके यहाँ पर डिफाइन किया. एल्स वाला पार्ट हमारा अपने आप एग्जीक्यूट होगा. अब मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखा. इन दोनों में से एफिशिएंट एंड ऑपरेटर वाला है. आपको है ना, आप जब 12th में आओगे आपको एफिशिएंसी कर करके आएगा. द आइडिया ऑफ कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी कर करके एक चैप्टर होगा. वहां पर आपको प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में कितना एफिशिएंट टाइपिंग होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में रहती है, वो आपको वहां पर गिवन रहेगी. तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली जो मैंने एंड ऑपरेटर सिंगल लाइन में यूज किया है वो ज्यादा इफेक्टिव है.
मैंने यहाँ पर देखो, मुझे वैल्यू ग्रेटर देन वाला चेक करना है, तो मैंने पहली वैल्यू 56, 78, 99 कर 9 ही लिखवाती हूँ। तो अमंग देखो, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज में से कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? बी वाली वैल्यू बड़ी है। ये बी वाली वैल्यू कौन सी वाले किससे चेक करी थी मैंने? एलिफ के अंदर और एंड ऑपरेटर का यूज करके। याद है आप लोगों को? यस मैम। और क्यों इस वाला कंडीशन एक बार अपना चलाया इफ के अंदर, ये फिर वापस से उसको इफ को यूज करना पड़ा। यहाँ पर उसने इफ कंडीशन एक बार यूज करी, उसने एक ही कंडीशन, एक ही कीवर्ड के थ्रू दो कंडीशंस को चेक कर लिए एट अ सिंगल लाइन, इसीलिए ये एफिशिएंट है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया? नेस्टेड वाला समझ में आ गया आप लोगों को? नेस्टेड इफ में नहीं होता, नेस्टेड सब में होता है। इफ के अंदर होता है फॉर। आप लोग आगे जाकर के ये फॉर वाला स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, ये इटरेटिव वाले जो मैंने बताए थे आपको, ये कंट्रोल वाला है, अब इटरेटिव वाले पढ़ोगे। इसके अंदर भी नेस्टेड हर एक के अंदर यूज होता है। नेस्टेड फंक्शन जो है वो हर एक में यूज होता है। वो अभी आप आगे जाके फॉर लूप पढ़ोगे, व्हाइल लूप पढ़ोगे, उसमें भी नेस्टेड यूज होता है। आप लोग अभी विलिंग हो पढ़ने के लिए आगे? क्या आज के लिए इतना बहुत है? मुझे तो चलेगा। मुझे चलेगा। चलेगा? चलो मैं एक बार सबसे पूछ लूं, अब तक मैंने जितना पढ़ा है किस किस को क्लियर है सब कुछ? रेज योर हैंड। सारी चीजें उनको समझ में आ गई? क्लियर नहीं बोलूंगी, सब समझ में आया जिस जिसको? और भैया भी बहुत सारे हैं, आर्यन, चिराग, मोहित, नूतन, सम्यक, सिद्धार्थ, गौर, वेदांत, हैरी, काव्या, रोहन, विश्वजीत, रति, हार्दिक, ईश्वजोत। चलेगा मैम? यस मैम। प्लीज बच्चा जल्दी जल्दी हैंड रेस करो ताकि मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ाऊं। और अगर अभी डाउट है आपको तो पूछ लो मुझसे। आप लोग मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो। मैम खाते आज का के नीचे लिए आपको बस समझ कर में नहीं दीजिए आया? ना सर। हाँ मैम आज के लिए बस कर दीजिए ना। भाई, अपने पास बहुत सारे चैप्टर पीछे रह जाएंगे अपन। मैम अब इसके आज के आगे नहीं जाएगा दिमाग में कुछ। ठीक है, ठीक है तरुण। शौनक, अभी अपन यहाँ रहने देते हैं। मैं आफ्टर 9 PM एवरी डे आफ्टर 9 PM मैं फ्री रहती हूँ। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और आप लोग में से ग्रुप में आप लोग टेक्स्ट कर दो। आप लोग अपने आप ही, वो ग्रुप CS ग्रुप मैंने आपके डिस्कशन के लिए बनाया हुआ है। बच्चा हैंड्स डाउन कर लो आप लोग, सब लोग अपने अपने। ठीक है, अब आप लोग आज घर में बैठ करके हाफ एन आवर देना बस अपने जो भी मैंने स्टेटमेंट समझाए हैं आपको, इनको पढ़ना। आपको चैप्टर में बहुत कुछ है, वहां पर आपको फ्लो चार्ट, स्यूडो, एल्गोरिदम्स, ये भी वर्ड रहेंगे। ये मैं नेक्स्ट उसमें बताती, क्योंकि अभी मैं आपको, देखो आपका चैप्टर कुछ इस तरीके से होगा। ये है, आपने फर्स्ट आपने स्टेटमेंट्स पढ़े, सेकंड आपको फ्लो कंट्रोल टाइप में पढ़ना था। तो अभी तक जो आप पिछली प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे वो सीक्वेंस फॉर्म में थी। यहाँ पर आपका इफ और एल्स दो कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट पे आए। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली थी इटरेटिव्स कि इटरेटिव क्या होते हैं, मतलब मैं आपको फॉर और व्हाइल लूप बताने वाली थी। और उसके बाद फिर मैं बताती कि आपको प्रोग्रामिंग, जब आप IT कंपनी में जाते हो तो वहां पर किस पोस्ट पे क्या काम होता है।
वहां पर किस के रिस्पेक्ट में क्या काम होता है। आप जब आपके पास, जैसे अब मैं बोलूं आपको एक डमी एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास SBI वाले आए, उन्होंने फर्स्टली बोला है कि आई वांट टू मेक अ मशीन जो यूजर को मैं एक स्पेसिफिक ID प्रूफ दूं और उसके रिस्पेक्ट में वो है ना अपने अकाउंट को हैंडल कर सकता है। हैंडल मतलब या तो वो अमाउंट उसमें से डिपॉजिट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, या फिर अपना स्टेटमेंट्स चेक कर सकता है कि उसका क्या करंट स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए मुझे एक मशीन बनानी है। तो आप अगर IT कंपनी वाले क्या करते हैं, एक उनके पास पर्सन होता है दैट इज कॉल्ड डेटा एनालाइजर, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट और जो आपका प्रोग्रामर है, इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने वाले पर्सन को बोलते हैं डेटा एनालाइजर। तो वो क्या करता है, वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग डिफाइन करता है। तो हमारा फ्लो चार्ट, आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा कभी फ्लो चार्ट कि किसको क्या बोलते हैं। आपको एग्जाम में नहीं आएगा फ्लो चार्ट, लेकिन आप उसके स्पेसिफिक कोड्स याद कर सकते हो कि किसके लिए कौन सा वाला कोड वर्ड यूज कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, अभी सिर्फ इंट्रो ले लो। फिर उसके बाद आता है स्यूडो कोड, मतलब होता है इट्स मतलब अप्रोक्स टू प्रोग्रामिंग रहता है, लेकिन एक डमी स्केच। जो आपको याद है, आप लोगों को पहले छोटे में आपको दिया होगा कि एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए स्टेप्स लिखो। तो फर्स्ट क्या करते थे, राइट क्लिक ऑन द फाइल, फिर वहां पे एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑप्शन, देन सेलेक्ट योर, आपकी फाइल जो है वो कॉपी हो गई है, देन राइट क्लिक दूसरे जहां पे आपको सेव करना है वहां पर जाके राइट क्लिक करो, देन पेस्ट करो। इस फॉर्म में जो आप लिखते थे वो था स्यूडो कोड। स्यूडो कोड के बाद आता है हमारे पास डिसीजन ट्री नहीं, अल्गोरिदमिक मेथड आता है एक वर्ड, ये आपको डिसीजन ट्री लिखा हुआ है, ये नहीं फॉर्म होता है। तो एल्गोरिदम क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम। आपका जैसे अब अपन अभी पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन के रूल्स के अकॉर्डिंग आप अगर प्रोग्रामिंग को लिखते हो तो वो एल्गोरिदम्स होते हैं। लेकिन पूरा अब जैसे ये बोला जाए कि ये एल्गोरिदम नहीं है, ये जो अपन लिख रहे हैं दिस इज प्रॉपर कोडिंग। एल्गोरिदम क्या होता है, मैं यहाँ पर ये जो आपको ये सिंटेक्स है ये एल्गोरिदम है कि ये पाइथन के तो रूल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं है। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, तो इनको बोलते हैं हम अपने एल्गोरिदम्स। ये आपको 12th में भी एक चैप्टर है पूरा एल्गोरिदमिक मेथड्स कर करके। तो अभी आप याद करिए कि आपको प्रोग्रामिंग लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक फ्लो चार्ट होता है, एक स्यूडो कोड होता है, एक एल्गोरिदमिक मेथड होता है। ट्री वाला जो होता है वो डिसीजन ट्री, वो जब हमारे पास बाइनरी कंडीशंस पे बात करते हैं, हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, उन पे हम बात करते हैं, तब हम ट्री को डिफाइन करते हैं। बस आज के लिए आज आपको चैप्टर ये वाला कहाँ तक पढ़ना है, आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है पूरा नेस्टेड इफ तक। ये देखो आपको इफ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपना फर्स्ट इफ कंडीशन है, देन इफ एल्स है, देन इसके रिस्पेक्ट में प्रोग्रामिंग दिए गए हैं। फ्लो चार्ट मत पढ़ना, सिर्फ अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग पे कंसंट्रेट करना। और उसके बाद आता है हमारा इफ एलिफ। आधा चैप्टर आपका क्लियर हो गया आज में, ठीक है। अब मैं बोर नहीं कर, ये जो मैंने जितने भी कोड्स लिखा है मैं इसका PDF बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, CS ग्रुप में भी करूंगी, आपके WhatsApp ग्रुप में भी कर देती हूँ। और कोई डाउट हो तो आफ्टर 9 आई एम फ्री, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। पर आज पढ़ना जरूर, क्योंकि आज ही फ्रेश में आपने पढ़ा है। अगर सोचोगे कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, आज बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री है, नहीं याद रहेगा। फ्रेश में पढ़ा हुआ फ्रेश में ही रिवाइज करो उसको। हम जैसे हम इनपुट लेते हैं, सम्या कुछ डाउट है? तरुण बोलो। तो फिर हम जब हम गेम खेलते हैं तो हम एरो कीज और वो सब प्रेस करते हैं, तो वैसे वाले इनपुट्स कैसे लेते हैं? सर उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी, अभी आप 12th में होगे ना, तब मैं आपको है ना आपकी प्रोग्रामिंग के ही रिस्पेक्ट में आपको पाई चार्ट कैसे बनते हैं, लाइन ग्राफ कैसे बनते हैं, मैं वो बताऊंगी आपको। और जब आप गेम की बात कर रहे हो तो वहां पर हम अपने पाइथन की गेमिंग स्किल, पाइथन के थ्रू गेमिंग तो नहीं कर सकते,
पाइथन के थ्रू हम लोग लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हैं। मैम कर सकते हैं ना? हाँ, लाइब्रेरी, उसके लिए अपन को लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी ना, इन लोगों को भी लाइब्रेरी नहीं पता है। देखो मैट प्लॉट कर करके, मैट प्लॉट पाई कर करके आता है, और मेटा फाइल कर करके आती हैं। ये लाइब्रेरीज होती है जिनके थ्रू अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। बच्चा मत अभी कंफ्यूज करो सब लोगों को। एक ऐसा मैं आपको बता देती हूँ, एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम करते हैं। एक होता है वर्ड दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कर करके, अब जैसे ये आपको एक, आपने कभी पूछा नहीं मुझसे कि हम इनपुट वर्ड का लिखते हैं तो इसका कहीं पे प्रोग्रामिंग इसके लिए लिखी गई होगी कि अगर हम इनपुट और फिर उसके बाद सर्कल ब्रैकेट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है उसको हमारे आउटपुट में डिस्प्ले कर देना। तो ये इसके प्रोसेस को वर्किंग में लाने के लिए खुद का एक प्रोग्राम लिखा है, वो इनबिल्ड प्रोग्रामिंग होती है। ऐसे ही अब आप लोगों को मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर आपका जैसे वो आप लोग वो लूडो खेलते हो प्रोग्रामिंग आप अपने इसके अंदर मोबाइल में, तो वहां पे वो जो डाइस होता है ना, डाइस आपको नंबर जो स्पेसिफाई करता है वो किसके थ्रू होता है? एक फाइल होती है दैट इज कॉल्ड रैंडम। रैंडम फंक्शन कर होता करके है। फाइल होती है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया जाता है रैंडम किस रेंज के बीच में, 1 to 7। 7 क्यों? क्यों कोई भी लास्ट वैल्यू होती है उसका एक लास्ट वैल्यू इंक्लूड वैल्यू, नहीं होता। इंक्लूड नहीं होता। हाँ लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं लास्ट वैल्यू जो करते। है वो इंक्लूड नहीं होती। हाँ, लास्ट वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। तो लास्ट वैल्यू से एक वैल्यू पहले वाला, मतलब अगर मैंने 7 लिखा है तो वो कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा? टिल 6 तक। इनिशियल वैल्यू सेम रहती है जो हमने दिया हुआ है। तो रैंडम हमने यूज किया है, मतलब हमें एक रैंडम वर्ड चाहिए। हम यहाँ पे और इवन तो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें रैंडम किस टाइप का चाहिए, इंटीजर। वो अब ये मैं सिर्फ रफ में लिखी है, स्यूडो फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, कि हमें नंबर जो चाहिए 1 to 7 के बीच में इंटीजर नंबर चाहिए। अगर मैं इंट नहीं लिखूंगी यहाँ पे तो वो मुझे वैल्यू दे सकता है 2.75, है ना। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं एक इंट वैल्यू चाहिए रैंडम जो 1 to इसके बीच में। तो वहां पर हमें एक रैंडम नाम का लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट रैंडम नाम का एक प्रोग्रामिंग फाइल अलग है, उसके लिए प्रोग्रामिंग कहीं और लिखी गई है, उसको मैंने अपने करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट किया है, मतलब उसमें वहां पे कॉल किया है ताकि मैं उसके फंक्शंस को यूज कर सकूं। क्लियर है? ऐसे ही आपको गेमिंग के लिए जब आप यूज करते हो तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग फाइल्स, एक फाइल नहीं यूज होती। अब मैं जैसे डाइस की बात कर रही हूँ, सिर्फ आपके लूडो के अंदर जो डाइस यूज होता है सिर्फ उतने से के लिए हम रैंडम फाइल यूज करते हैं। अब आपको वैल्यू को मूव कराने के लिए वहां पे पोजीशन रहती है कि हमारा जो ग्रीन कलर का है उसके लिए हमने जी कर करके वेरिएबल डिफाइन किया, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। जो भी रैंडम वैल्यू आएगी किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या करे, करंट वैल्यू प्लस जो डाइस वैल्यू आ रही है वो ऐड कर दे। तो ऐसे कर करके कोडिंग परफॉर्म होती है। थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा। यस मैम। ये होता है। अपन लोग 12th का सिलेबस अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है हम लोग इन अ मंथ ऑफ फरवरी और उस फेब क्यों बोल रही हूँ मैं, मार्च तक हम 12th का भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा, फिर मैं आप लोगों को ये सब गेमिंग के रिस्पेक्ट में बता दूंगी। ठीक है, अभी 12th वालों को मैं थोड़ा बहुत गेमिंग का आइडिया देती रहती हूँ। अभी पहले अपना कोर्स का कंप्लीट करते हैं, देन वी विल गो फॉर समथिंग एल्स। चलो आप लोगों का